नमस्कार दोस्तों, आज से मैं CIB पेपर 3 रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करना शुरू कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि आप लोगों के CIB एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, रिटेल बैंकिंग के इस पेपर का पहला यूनिट है रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन। तो इससे रिलेटेड 2-3 टॉपिक हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है रिटेल बैंकिंग में इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग देखेंगे, फिर इसका इवैल्यूएशन भी करेंगे कि रिटेल बैंकिंग हेल्पफुल है भी कि नहीं। तो दोस्तों, आओ आगे हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन में कि ये रिटेल बैंकिंग क्या है। तो दोस्तों, रिटेल बैंकिंग समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा रिटेल। ये रिटेल क्या है। आप सभी लोगों को पता होगा कि रिटेल क्या है। आप ये समझें, एक होता है होलसेल, दूसरा होता है रिटेल। जब कोई कंपनी कोई सामान बनाती है तो उसको सबसे पहले होलसेलर्स को बेचती है। वो होलसेलर्स हमारे गांव के, कस्बे के मार्केट में उसे सप्लाई कहते हैं। ये जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको रिटेल सेलर बोलते हैं। तो इसी तरह से बैंकिंग में दोस्तों, जो छोटे छोटे कंज्यूमर्स को, इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है, उनको हम रिटेल बैंकिंग कहते हैं। और जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने या बड़े बड़े जो लोन 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ के दिए जाते हैं, उसे होलसेल बैंकिंग या कारपोरेट बैंकिंग कहते हैं। तो दोस्तों, इसके डिफिनीशन को लेके और हम लाइन टू लाइन थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इसमें क्या है। तो देखें, रिटेल बैंकिंग इज़ ए बैंकिंग सर्विस that is geared primarily towards individual consumer. Retail banking is usually made available by commercial bank as well as smaller community bank. इसका मतलब है कि ये जो हमारा रिटेल बैंकिंग है, ये टोटली कमर्शियल बैंक या PSBs या जो छोटे छोटे कम्युनिटी बैंक्स हैं, जैसे ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक, इनके द्वारा ही परफॉर्म किया जा रहा है। रिटेल बैंकिंग नॉर्मली कंज्यूमर इंडिविजुअल को फोकस किया जाता है। ये मास मार्केट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मास मार्केट का मतलब होता है कि ज़्यादातर लोग, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कवर करता है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग डील्स विथ लेंडिंग मनी टू कंज्यूमर्स। दिस इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ लोन्स इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज लोन, ऑटो लोन, कार लोन और भी तरह तरह के लोन हैं जिसको रिटेल बैंकिंग के थ्रू दिया जाता है। रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग इन विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूट transactions directly with consumers rather than corporation or other entities. पहले भी बताया दोस्तों कि हमारा रिटेल बैंकिंग जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कांटेक्ट में रहता है, न कि मीडिएटर से, जैसे किसी कारपोरेशन से या किसी अदर एंटिटी से। इसका कांटेक्ट सीधे कंज्यूमर से होता है, इंडिविजुअल से रहता है, जिसका फ़ायदा भी इंडिविजुअल को मिलता है। रिटेल बैंकिंग refers to the part of a bank's operation providing services at its branches for small account holder. Banking service offered to individual customer such as saving account, personal loan, remittances services. इसका मतलब है दोस्तों, हमारा जो रिटेल बैंकिंग है वो छोटे छोटे कस्टमर को तरह तरह की सुविधाएं देता है, जैसे सेविंग अकाउंट खोलना, करेंट अकाउंट खोलना, पर्सनल लोन्स हो गए,
पर्सनल लोन्स हो गए, पैसे यहाँ से वहाँ भेजना है, इस स्टेट से उस स्टेट, विदेश कहीं भी भेजना है, उसको रेमिटेंस सर्विसेज कहते हैं। वो भी सुविधाएं रिटेल बैंकिंग के थ्रू कस्टमर को प्रोवाइड की जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। प्योर रिटेल बैंकिंग इज जनरली conceived to be the provision of mass market banking service to private individuals। पहले जैसे बताया दोस्तों कि रिटेल बैंकिंग मास मार्केट को कवर करता है। मास मतलब ज़्यादा, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कवर करता है। इट हैज़ बीन एक्सपेंडेड ओवर द ईयर टू इंक्लूड इन मैनी केसेस सर्विसेज प्रोवाइडेड अ स्मॉल एंड मीडियम साइज बैंक। इसके साथ ये स्मॉल और मीडियम साइज बैंक बिजनेस को भी लाभ पहुंचाता है। अब ये रिटेल बैंकिंग को प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से बैंक, सबसे पहले तो हमारे पीएसबी ने इसमें सहयोग किया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी इसमें बहुत योगदान है। उसके बाद हमारे जो स्मॉल बैंक्स हैं जैसे ग्रामीण बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, इन्होंने इसमें अपना बहुत सारा योगदान दिया है दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि रिटेल बैंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहला है बैंकिंग फैसिलिटी टारगेटेड एट इंडिविजुअल कस्टमर। पहली फैसिलिटी ये है कि पुराने ज़माने में जो बैंकिंग सर्विस थी बड़े बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों को बैंक इंटरटेन नहीं करते थे। वो डरते थे कि हमारा लोन वगैरह सब चला जाएगा और रिटर्न नहीं होगा। इसकी वजह से छोटे लोगों को बैंक कोई भाव नहीं देते थे। लेकिन रिटेल बैंकिंग के आने से इन लोगों को फ़ायदा हुआ। दूसरा है फोकस्ड टूवर्ड्स मास मार्केट सेगमेंट कवरिंग ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल। वही है दोस्तों, ये पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि रिटेल बैंकिंग मास मार्केट को कवर करता है, जिसमें कि ज़्यादा संख्या के लोग, जो ज़्यादा आबादी है हमारे देश की, वो लोग कॉमन लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑफर डिफरेंट लाइबिलिटी असेट प्लिथोरा ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल कस्टमर। तरह तरह की सर्विसेज, ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि रिटेल बैंकिंग जो है डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो डिपॉजिट से होके लेके हो, चाहे लोन वगैरह को लेके हो। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है द डिलीवरी मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग इज बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल। इसका मतलब है दोस्तों कि रिटेल बैंकिंग अब यहाँ तक प्रोग्रेस कर गया है कि इसका जो डिलीवरी चैनल है फिजिकल भी है और वर्चुअल भी है। मीन्स आप ब्रांचेज में जाके भी इसकी सर्विसेज ले सकते हैं और ऑनलाइन मॉडल से भी इसकी सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे मोबाइल बैंकिंग हो गई, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, ये सब आपको वर्चुअल बैंकिंग के थ्रू बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 6 एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सटेंडेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। पहले ये सुविधा नहीं थी इसमें, लेकिन जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता गया तो रिटेल बैंकिंग के थ्रू ही हम स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को भी लैंडिंग वगैरह करने लगे, जिससे उनको भी फ़ायदा होने लगा और रिटेल बैंकिंग के स्कोप को बढ़ावा मिलने लगा। अभी दोस्तों हम आगे के चैप्टर देखते हैं एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग। एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है दोस्तों कि इसके क्लाइंट बेस बहुत बड़े हैं। क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मान लिया कि एक आदमी किसी ने लोन नहीं दिया, नहीं चुकाया, तो दूसरे आदमी से ये आशा नहीं की जा सकती कि वो नहीं चुकाएगा, वो चुकाएगा। तो इसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इससे कवर रहती है। तो मान लिया 100 लोगों में 1-2 लोग नहीं भी चुकाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा एडवांटेज है कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रॉन्ग एंड कस्टमर टेंड्स नॉट टू चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक फ्रिक्वेंटली। तो दोस्तों दूसरा एडवांटेज है रिटेल बैंकिंग का, कस्टमर जो है ये छोटे लोग होते हैं और छोटे लोग अपनी बात के पक्के होते हैं।
दोस्तों ये हम बड़े लोगों पे कटाक के नहीं है, ये केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर इनको अच्छी सर्विस दी जाती है तो इतने लायल होते हैं कि बार बार इधर उधर बैंक को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। अगला एडवांटेज है दोस्तों अट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड। दोस्तों इसका रिटर्न इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई बैंकिंग है, जिससे ज़्यादातर फ़ायदा लोगों को पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है दोस्तों स्प्रेड आर वाइड सिंस कस्टमर आर टू फ्रेगमेंटेड टू बारगेन इफेक्टिवली, क्रेडिट रिस्क टेंड्स टू बी वेल डाइवर्सिफाइड। दोस्तों एक चीज़ आया है क्रेडिट रिस्क टेंड्स टू वेल डाइवर्सिफाइड। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर हम लार्ज पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं तो तरह तरह के उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन, कंज्यूमर लोन हो गए। तो हमारा जो क्रेडिट रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, अलग अलग सेक्टर्स हो जाते हैं। मान लिया कोई एक सेक्टर फेल कर रहा है तो दूसरा सेक्टर उसको कवर कर लेता है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। अगला एडवांटेज है देयर इज लेस वोलेटिलिटी इन कारपोरेट। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट आर फैसिलिटेटिंग मार्केटिंग, मास सेलिंग एंड एबिलिटी टू करेक्टराइज सेलेक्ट क्लाइंट यूजिंग स्कोरिंग सिस्टम डाटा मिसिंग। दोस्तों वही है कि लार्ज लोग इससे कवर रहते हैं तो इनका स्कोरिंग मॉडल भी आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है, जिसको समय पे यूज किया जा सके। अब दोस्तों अगला टॉपिक है कंस्ट्रेंट्स इन रिटेल बैंकिंग। इसे कंस्ट्रेंट्स बोलने या डिसएडवांटेज बोलने दोस्तों दोनों एक ही चीज़ हो जाती हैं। रिटेल बैंकिंग एज ए सेगमेंट हैज़ ए नंबर ऑफ एम्बेडेड एडवांटेज, द सेगमेंट सफ़र्स फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स टू। मतलब अगर एडवांटेज हैं तो उसके साथ थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज तो रहेगा ही। अब ये डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? पहला तो है प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स स्पेशली इफ़ आईटी सिस्टम्स आर नॉट सफिशिएंटली रोबस्ट। दोस्तों जैसा आपको भी पता है कि समय समय पे आईटी से रिलेटेड सिस्टम जो हैं वो चेंज होते जाते हैं, नए नए वर्जन आने लगते हैं, तो इस पर बार बार खर्च बढ़ता जाता है। यह इसका डिसएडवांटेज है। रैपिड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट लीड टू आईटी कॉम्प्लिकेशन। सेम चीज़ है दोस्तों, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो समय समय पे बदलते रहते हैं और ये प्रोडक्ट जो हैं कस्टमर के को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो जो नए कस्टमर हैं उनको नए प्रोडक्ट्स चाहिए, तो अब उनका बदलाव आईटी सिस्टम में भी करना पड़ेगा, जिसके लिए और खर्च की ज़रूरत होती है, जो कि रिटेल बैंकिंग की एक डिसएडवांटेज है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। सेम चीज़ दोस्तों, जब हम लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कवर करेंगे तो उनको ब्रांच नेटवर्क और उनसे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उनके लिए भी अधिक करना पड़ेगा, जो कि रिटेल बैंकिंग की एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट दोस्तों हायर डेलिक्वेंसीज स्पेशली इन अनसिक्योर रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल। दोस्तों ये आम समस्या है। डेलिक्वेंसीज का मतलब दोस्तों हम बताते हैं आपको, ये है एक तरह का डिफ़ॉल्टर्स लोग जो मन में ये सोचे रहते हैं कि हम चलो यहाँ से पैसे लें और रफू चक्कर हो जाएंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। इस तरह के लोगों को डेलिक्वेंसीज बोला जाता है दोस्तों। तो ये लार्ज पॉपुलेशन कवर होने की वजह से इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो कि रिटेल बैंकिंग में एक डिसएडवांटेज है। और इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर अनसिक्योर लोन में दिखने को मिलती है, और या जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोन वगैरह दिए जाते हैं उसमें ज़्यादा बढ़ने लगती है। ये भी रिटेल बैंकिंग की एक डिसएडवांटेज है। अब दोस्तों इन सब के साथ हम ये देखते हैं कि रिटेल बैंकिंग का क्या फ़ायदा हुआ है, इवैल्यूएशन उसका करते हैं और देखते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों जब रिटेल बैंकिंग आया एज ए बिजनेस मॉडल के तौर पे रिटेल बैंकिंग को देखते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो हमें पता चलता है दोस्तों
कि ये जो है ट्रेडिशनल बैंकिंग 1960 से अप्लीकेबल हो गया इसमें। मतलब रिटेल बैंकिंग जो है ट्रेडिशनल बैंकिंग के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। इन रसिया, अगर रसिया की बात करें तो उनका 63% लोन जो है, जो टॉप 10 बैंक है उन्होंने रिटेल लोन के थ्रू डिस्पर्स किया है। सेम रसिया में रिटेल पोर्टफोलियो 2007 में 23% से 50% के बीच में था। 2007 में रसिया में 75% लोन मार्केट ग्रू किया था रिटेल बैंकिंग के थ्रू। अब यूएस में हम देखते हैं दोस्तों, लार्ज रिटेल बैंकिंग स्पेस कवर। दोस्तों बहुत सारे जो पॉपुलेशन है यूएस में रिटेल बैंकिंग के थ्रू कवर कर ली गई है। 53% ऑफ कंट्री डिपॉजिट, ध्यान दें 53% जो कंट्री डिपॉजिट है वो रिटेल बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही है। अब इसी में हम आगे थोड़ा सा देखते हैं इंडिया में मोस्ट रिटेल बैंकिंग सेक्टर्स कवर्ड बाय पीएसपीज। बीओबी एंड आंध्रा बैंक फर्स्ट इशू क्रेडिट कार्ड। एनुअल ग्रोथ जो है 30.5% की हुई थी 2004 में, जबकि यही बढ़ के 2005 में 120% हो गए। तो इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों? इससे यही पता चल रहा है कि रिटेल बैंकिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में रिटेल बैंकिंग जो है विश्व का सबसे टॉप बिजनेस के तौर पे देखा जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं और नए लेक्चर के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। थैंक यू।